नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 11 दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पक्षकारों और इंटरवीनर्स को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी गई है। इस मामले में न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। बता दें, कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद ये मामला बड़ा हो गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसके बाद अंतिम आदेश आने तक सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में उठा हिजाब विवाद क्या अब दिल्ली में आ धमका है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाजपा पार्षद नीतिका शर्मा ने अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी बच्चा धार्मिक पोशाक में स्कूलों में न आए। दिल्ली का ये मामला तब आया है जब कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसी बीच अब दिल्ली के MCD स्कूल का विवाद आया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाजपा पार्षद नीतिका शर्मा ने धार्मिक पोशाक पर पाबंदी लगाने को कहा। द्वारका की पार्षद शर्मा ने पत्र में कहा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तहत चलने वाले प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म निर्धारित है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखते हैं। निगम समय समय पर वर्दी का रंग बदलता रहता है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले अमीर और गरीब बच्चों के बीच कोई हीन भावना नहीं होती है। हाल ही में ये पाया गया है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक पोशाक में स्कूल भेजते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कदम बच्चों में असमानता की मानसिकता पैदा करेगा, जो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल प्रतियोगिता और उत्सव के दिन ही अलग वर्दी में बच्चे आ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के 2 दिन बाद NCP की सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना ने सामना में एक संपादकीय में केंद्रीय एजेंसियों की तुलना एडोल्फ हिटलर की नाज़ी सेना से की है। सामना में कहा गया है, ये भगवान की इच्छा थी कि भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में वापस न आए। इसके साथ ही कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भगवान राम की इच्छा है कि मोदी, शाह और उनकी नाज़ी सेना 2024 में सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि एक कैबिनेट मंत्री को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया धोखा लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य में कानून व्यवस्था के कथित रूप से खराब होने का हवाला देकर 22 पन्नों का एक नोट सौंपेगी। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए स्थिति पर्याप्त नहीं है। पाटिल ने कहा कि मैंने 22 पेज का विस्तृत नोट तैयार किया है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रही। उनके अपने मंत्री दागी हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। उन्हें राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजनी है। पाटिल ने कहा, सवाल है मंत्रियों की गिरफ्तारी से संबंधित घटनाक्रम और कानून व्यवस्था की खराबी। क्या यह राष्ट्रपति शासन का मामला नहीं है? इतना सब हो जाने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व समूह संचालन अधिकारी यानी GOO आनंद सुब्रमण्यम को CBI ने गिरफ्तार किया है। इसी रहस्यमय हिमालय के योगी से NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण कथित तौर पर NSE की पूरी गोपनीय जानकारी साझा करती थी और उसकी सलाह से फैसले लेती थी। ये मामला आने के बाद से उस अज्ञात योगी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही CBI ने कहा है, सुब्रमण्यम को गुरुवार देर रात चेन्नई में अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। उन्हें आज एक अदालत में पेश किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से जोरदार हमला बोल दिया है, उससे आम लोगों के लिए अपनी जान बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि लोग मेट्रो स्टेशनों, बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाए। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया था। इस वजह से यूक्रेन में कई सड़कों पर भयंकर जाम लग गया था और ATM के बाहर भी लंबी कतारें लग गई थी। लोग बड़ी संख्या में सुपर मार्केट्स में भी पहुंचे थे, जिससे वे आने वाले कुछ दिनों के लिए खाने पीने का सामान जुटा सकें।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की है और यूक्रेन संकट का हल बातचीत के माध्यम से करने का समर्थन किया है। शी ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में स्थिति में तेजी से बदलाव आया है और चीन बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए रूस और यूक्रेन का समर्थन करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना उनके मुल्क की राजधानी कीव में पहुंच गई है। बता दें कि बीते कुछ घंटों से रूस की सेना लगातार कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी और शहर के कई इलाकों में बम धमाके भी हो रहे थे। लेकिन अब जब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात को स्वीकार किया है कि रूसी सेना राजधानी कीव में आ चुकी है, तो समझा जाना चाहिए कि लड़ाई यूक्रेन के हाथ से निकल रही है और रूस भारी पड़ रहा है। कीव पर हवाई हमले होने की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत बचने के लिए किसी शेल्टर में चले जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोशिश यूक्रेन की सरकार को गिराने की है और ऐसा लगता है कि रूस ऐसा ही करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे मिसाइल हमले फिर से शुरू किए, लेकिन उसके सैनिकों को अधिकांश दिशाओं में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद गोलीबारी लड़ाई के दूसरे दिन भी जारी है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 10 सैन्य अधिकारियों सहित 137 लोग मारे गए हैं और 316 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण से इनकार करने पर यूक्रेन के 13 सैनिकों की रूस ने हत्या कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद उनके देश को रूस से लड़ने के लिए अपने दम पर छोड़ दिया गया है। आधी रात के बाद राष्ट्र के नाम एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है? मुझे कोई नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को नेटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो और उनका परिवार यूक्रेन में रह रहे हैं, जबकि रूस ने उन्हें निशाना नंबर 1 के रूप में चिन्हित किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस देश के मुखिया को हटाकर यूक्रेन को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहता है। दुनिया के कई देशों में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें सजा देने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रूस को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। इस तरह के प्रदर्शन लंदन, बेरूत, लॉस एंजलिस, मॉस्को, टोक्यो, जेरूसलम आदि शहरों में हुए हैं। रूस के हमले के बाद मॉस्को और अन्य शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग निकले। उन्होंने क्रेमलिन से हमले को रोकने की मांग करते हुए खुले पत्रों और ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। दिन के अंत तक एक याचिका पर 3,30,000 हस्ताक्षर हुए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 54 रूसी शहरों में करीब 1745 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से कम 957 मॉस्को में थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।